नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे फर्स्ट क्लास है आपकी फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और पहला पेपर है आपका ऑपरेशनल लेवल 1 का। ऑपरेशनल लेवल 1 में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, आपको पता है। नंबर 1 इज FFA फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग और नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके फिर 3 पेपर होंगे, ऑपरेशनल लेवल 2 होगा। 6 पेपर जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको ऑपरेशनल लेवल सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। देन आपके पास मैनेजर लेवल स्टार्ट होगा। मैनेजर लेवल 1 में आपके फिर 3 पेपर हैं, ML2 में आपके फिर 3 पेपर हैं। वो कंप्लीट होंगे तो फिर आपको एक और सर्टिफिकेट मिलता है जिसको कहते हैं मैनेजर लेवल सर्टिफिकेट। फाइनली आपका आखिरी स्ट्रेटेजिक लेवल होगा। SL1 में आपके 3 पेपर होंगे, स्ट्रेटेजिक लेवल 1, उसके बाद स्ट्रेटेजिक लेवल 2 में आपके 3 पेपर होंगे। देन जब आपका वो लेवल कंप्लीट होगा तो आपको फिर स्ट्रेटेजिक लेवल का एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद शायद आपको पता हो कि आपका जो अगला स्टेप होता है वो कुछ आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन है, पता है ये बात आपको, ठीक है ना। ये काउंसलिंग आपकी शायद हो चुकी होगी, आई एम श्योर कि ये बातें सबको पता है। तो आपके पास देखिए सबसे पहले ऑपरेशनल लेवल है जिसमें आपके टोटल 6 पेपर हैं। देन आपका सेकंड क्या है, मैनेजर लेवल, उसमें भी 6 पेपर हैं। देन आपका स्ट्रेटेजिक लेवल, उसमें अगेन आपके 6 पेपर हैं। देन आपके पास जो है वो प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग सेशन होता है जो कि अराउंड आपका 1 साल का है, ठीक है। उसमें आप कुछ प्रैक्टिकल जो भी आपके कॉर्पोरेट लेवल के हवाले से, कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से जो चीजें हैं वो आपको बताई जाएंगी। ये सब कुछ करने के बाद फिर आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है। पता है आपको किस चीज का मिलता है, किस चीज का मिलता है? हाँ, आप लोग क्या कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं ना। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम ICMA कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान में निकाल लीजिएगा, यू आर नॉट डूइंग ICMA, राइट। हाँ, ACMA इसके बाद अगला स्टेप है, पहला स्टेप है CMA। राइट नाउ आप जो है वो CMA कर रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। CMA के बाद अगला स्टेप होता है ACMA। क्या किसी को पता है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन CMA एंड ACMA? CMA stand for cost and management accountant, ACMA stand for associate cost and management accountant. Can anyone explain? किसी को पता है क्या डिफरेंस होता है बिटवीन CMA एंड ACMA? नो आइडिया। अच्छा देखिए, CMA ये जो मैंने आपको स्टेप बताया ना कि पहले आपका ऑपरेशनल लेवल 6 पेपर है इंशाल्लाह, देन आपका मैनेजर लेवल है, देन स्ट्रेटेजिक लेवल, देन प्रैक्टिकल सेशन होगा आपका 1 साल का, और उसके बाद जो है वो आप लोग जो है CMA बन जाएंगे इंशाल्लाह, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये सारे मतलब ऑपरेशनल लेवल कंप्लीट हो, स्ट्रेटेजिक लेवल कंप्लीट हो, मैनेजर लेवल कंप्लीट हो, प्लस 1 ईयर आपका प्रैक्टिकल सेशन का भी एग्जाम होता है वो आपका कंप्लीट हो। फिर ये चारों जब आपके लेवल कंप्लीट हो जाते हैं, चारों मतलब ऑपरेशनल, मैनेजर लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल प्लस प्रैक्टिकल सेशन, तो आपको एक फाइनल सर्टिफिकेट यहाँ से मिलता है जिसको कहा जाता है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। फिर आपकी वर्क जो है वो क्वालिफाइड होती है, आप क्वालिफाइड कहलाते हैं। CMA जिस दिन आप कंप्लीट करें उस दिन या उस दिन से ऑनवर्ड 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास हो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मुराद आपने जॉब की हो कहीं पर कॉर्पोरेट लेवल पे, तो आप किसके लिए एलिजिबल होते थे? ACMA, एसोसिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब ये होता क्या है, ये मेंबर होता है इंस्टीट्यूट का, यानी आप ICMA पाकिस्तान के क्या बन जाएंगे? मेंबर, एसोसिएट मेंबर। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि पेपर नहीं देना आपने, CMA के साथ आपके साथ कितने साल का एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जाम्पल 2021 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। अगर मैं सपोज करें कि, अच्छा ये पता है आपको हमारे पास साल में कितनी अटेम्प्ट होती है? 6 अटेम्प्ट होती है, ठीक है। लेकिन आपकी 6 अटेम्प्ट नहीं है, आप ये नहीं समझना कि 2 महीने बाद आप अटेम्प्ट देंगे। हमारे यहाँ साल में 6 अटेम्प्ट है। फेब में होती है, उसके बाद अप्रैल में, देन जून, देन अगस्त, देन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो 6 अटेम्प्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप
2 महीने बाद पेपर दे सकते हैं। भाई आपका कोर्स जो है ना अच्छा खासा कोर्स है, नॉर्मली 6 महीने का एक सेमेस्टर आपने काउंट करना है। यानी आप लोग अभी सितंबर चल रहा है, अगर मैं सितंबर चले काउंट कर लूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मिनिमम आप फेब में पेपर देंगे इंशाल्लाह जाके, क्योंकि कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन में या 2 महीने में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कोर्स क्या है और सारी चीजें। और 90 आवर्स एक टीचर को दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर 2 घंटे की क्लास है, वीक में हमारी 3 क्लासें होती हैं, यानी एक वीक में हम 6 आवर्स पढ़ेंगे, एक महीने में 24 आवर्स हो गए, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 महीने में 48, 3 महीने में 72, 4 महीने में 96, तकरीबन वो या समझ ले 90 आवर्स, मतलब 4 महीने साढ़े, ये तो मैं स्ट्रेट काउंट कर रहा हूँ, बीच में छुट्टियां भी आती है, खुदा ना खास्ता लॉकडाउन हो जाए, कोई और मसला हो जाए, तो अब 4 से 5 महीने का सेशन तो टीचर के साथ आपकी क्लासेस हैं, फिर आपने पेपर देना है, तो एक सेमेस्टर नॉर्मली काउंट होता है 6 महीने का। ये पेपर तो साल में होते रहते हैं, ये उनके लिए होते हैं खुदा ना खास्ता किसी का पेपर रुक जाए या खुदा ना खास्ता कोई पेपर नहीं दे सका। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई फैब में यहाँ नहीं था, आउट ऑफ कंट्री था, वो पेपर नहीं दे सका, 2 महीने बाद दे देगा वो, लेकिन वो अगला सेमेस्टर स्टार्ट कर दे अपना, वो पेपर 2 महीने बाद दे दे। तो या खुदा ना खास्ता किसी का पेपर रह जाता है, वो 2 महीने बाद दोबारा दे दे। तो आपने सबसे पहले तो ये देख लें साल में 6 अटेम्प्ट है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप, एक मिसाल देता हूँ, स्ट्रेट चलते रहे और ऑपरेशनल लेवल 1 से लेके सपोज करें आपने क्विक अगर कंप्लीट भी किया, कम से कम 4 साल है ये भाई, हर लेवल पे 1 साल है आपका, तो कम से कम 4 साल। यानी अगर मैं एज्यूम करूं कि आप 2025 के एंड पे या 2026 के शुरू में क्वालिफाई हो जाते हैं, मिसाल देता हूं, और उस दिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, जो कि मुश्किल होता है क्योंकि आप लोग ज्यादातर मॉर्निंग के स्टूडेंट हैं, आप लोग जॉब तो नहीं कर रहे होते, ठीक है, 2-3 सेमेस्टर के बाद आप लोग जॉब पे जाएंगे, या 3-4 सेमेस्टर के बाद, या हो सकता है कुछ बच्चे आप में से जॉब कर भी रहे हो अभी। तो बहरहाल आप लोग अगर जो जॉब करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, अगर जिस दिन आप क्वालिफाई होते हैं उस दिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? एसीएम में, एसोसिएट कॉस्ट एंड। उससे फायदा ये होता है कि आप इंस्टीट्यूट के मेंबर हो जाते हैं, इंस्टीट्यूट के मेंबर के जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। अच्छा, अब एसीएम में फॉर एग्जांपल सपोज करें किसी स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया 2025 या 2026 में, और उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है जॉब का, 3 साल का नहीं है, तो क्या वो एसीएम में शिप के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं। एसोसिएटशिप के लिए अप्लाई, फिर उसको मजीद कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? 2 साल। और फिर जिस दिन आप एसीए में बनते हैं, इसका अगला स्टेप भी होता है, किसी को पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एसीएमए के बाद? एफसीएमए, ये सीनियर मेंबर होते हैं, ये आखिरी सीढ़ी होती है। एफसीएमए का मतलब होता है फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसके और बेनिफिट्स होते हैं, सीनियर मेंबर होते हैं, मार्केट में जॉब्स आती है ना, उसकी टाइप्स होती है। सीएमए उससे ऊपर की जॉब क्या होती है? एसीएमए उससे ऊपर की जॉब क्या होती है? एफसीएमए। सीए वाले जो बच्चे करते हैं ना, उनका भी ऐसे ही होता है, वो लोग पहले सीए करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगला स्टेप उनका क्या होता है? एसीए, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद उनका अगला स्टेप क्या होता है? एफसीए, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अक्सर जॉब्स जो आती है ना, उसमें आप देखा करें एसीए में ऑब्लिक एसीए लिखा होता है, एफसीए में ऑब्लिक एफसीए लिखा होगा, सीए में ऑब्लिक सीए लिखा हुआ होगा। तो फर्क ये होता है कि ये आईकैप के एसोसिएट मेंबर होते हैं, आप लोग आईसीए में पाकिस्तान के एसोसिएट मेंबर होंगे, ये लोग आईकैप के फेलो मेंबर होते हैं, आप लोग आईसीए में पाकिस्तान के फेलो मेंबर होंगे। लेकिन एफसीए में बनने के लिए एसीएमए के बाद 5 साल मजीद इंतजार करना पड़ेगा। यानी जिस दिन आप एसीएम में बनेंगे, जिस दिन, चाहे आप क्वालिफाई होते ही बन जाए, उस दिन आपके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस हो। यानी एसीएमए के लिए प्री एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, प्री मतलब क्वालिफिकेशन से पहले का, लेकिन एफसीएमए के लिए प्री एक्सपीरियंस काउंट। जैसे मैंने अभी कहा था, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट अगर 2026 में क्वालिफाई करता है लेकिन एक्सपीरियंस 1 साल का है, तो उसको कितना इंतजार करना पड़ेगा एसीएमए के लिए? यानी वो 2028 में एसीएमए बनेगा, लेकिन फिर 2028 से फ्रेश काउंटिंग स्टार्ट होगी, फिर मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा?
5 साल मजीद एक्सपीरियंस, यानी वो पिछला 3 साल काउंट, ACMA के बाद पोस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस पे फिर आप अप्लाई कर सकते हैं FCMA के लिए, फेलोशिप के लिए, दैट इज नॉन एज फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आखिरी स्टेप होता है सीनियर मेंबर होते हैं, और जॉब की जो मार्केट में आती है वो डेफिनेटली फिर उसके हिसाब से होती है। जितनी ज्यादा आपके पास सर्टिफिकेशन होगी, ये सर्टिफिकेशन है, इसके बाकायदा आपको सर्टिफिकेट इशू होते, इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका कार्ड बनता है, मेंबरशिप कार्ड बनता है, आप इंस्टीट्यूट के फेलो मेंबर बन जाते हैं। अब जैसे एक फेलो मेंबर होता है ना, एक मिसाल आपको देता हूँ, FCMA एक क्वालिफिकेशन है, आपने सुना होगा ACCA, सुना है आपने? तो जो फेलो मेंबर होता है ना ICMA का, उसको एक पेपर पे ACCA क्वालिफाई हो जाता है, वो सिर्फ उसको एक पेपर देना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, FCMA। इसी तरह FCMA एक और क्वालिफिकेशन होती है, शायद आपने सुना हो, CIMA, सुना है आपने? CIMA मतलब चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीमा UK, ये भी UK की सर्टिफिकेशन है, ACCA भी UK की सर्टिफिकेशन है। तो अगर कोई IC में पाकिस्तान का फेलो मेंबर है और वो सीमा UK करना चाहता है, उसको भी सिर्फ एक पेपर देना है, ओनली 1 पेपर। ये ICA में पाकिस्तान और सीमा UK का MOU साइन हुआ हुआ है। MOU समझते, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU बिटवीन IC में पाकिस्तान एंड सीमा UK, बिटवीन IC में पाकिस्तान एंड ACCA UK। उनका स्टूडेंट यहाँ पे आता है, हम उनको मैक्सिमम एग्जाम्शन देते हैं, हमारा स्टूडेंट वहां जाएगा, उनको वो मैक्सिमम एग्जाम्शन देते हैं, क्योंकि कोर्स आउटलाइन सेम है ऑलमोस्ट। देखिए हमारा सिलेबस लोकल नहीं है, पहली बात तो अब ये सुन लीजिएगा, आप जो यहाँ पे पढ़ेंगे इसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन है। सबसे बड़ा प्रूफ मैंने आपको अभी दे दिया, अगर आप FCM में हैं, फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो सीमा UK जिसके बहुत सारे पेपर हैं, पता है आपको, तभी मालूम करना, ACC के बहुत सारे पेपर है, जिस तरह हमारे पेपर है इस तरह ACC के और सीमा के पेपर है। लेकिन आप अगर वंस एक FCA में बन जाते हैं तो आपको सीमा UK का सिर्फ कितने पेपर देने, एक। तो इसका मतलब है वो तो UK की डिग्री है, ये पाकिस्तान की है, इसका मतलब है हमारा सिलेबस लोकल है या ग्लोबल रिकॉग्निशन है इसकी। डेफिनेटली आपका सिलेबस जो है वो, याद रखें यहाँ जो आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है ना, वो लोकल नहीं होती, एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ाए जाएंगे, एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ाया जाएगा। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर है सबको? अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो हमारा यहाँ पे पेपर स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं, ये बात पता है आपको, सारे पेपर कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है। ऑपरेशनल लेवल का जो पहला पेपर है, जो मेरा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 हिस्सों में आपका पेपर ब्रेक है, MCQs और MTQs। MTQs पता है क्या होता है? MCQs तो पता है ना, MCQs क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तुक्का भी लग सकता है, ठीक है ना। और MTQs होता है मल्टीटास्किंग क्वेश्चंस। पेपर में मैं आपको थोड़ा सा पेपर स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आपका पेपर स्ट्रक्चर जो है ना, ये मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ FFA, इसको प्यार से FFA कहते हैं। FFA मतलब फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। O1 बोले तो ऑपरेशनल लेवल 1 का पहला पेपर, ठीक है। O2 O3 फिर आगे जाएंगे ना जब ऑपरेशनल लेवल 2 में, तो वहां पे आपके पास आएगा O4 O5 O6। फिर जब मैनेजर लेवल पे थोड़े बड़े हो जाएंगे, एक साल बाद आप इंशाल्लाह आपका लेवल चेंज हो जाएगा, तो M1 M2 M3, फिर M4 M5 F6। एक बात ये आपको बता दूं, यहाँ पर इस लेवल पे तो आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, अकाउंटिंग का जो है वो FFA। मैनेजर लेवल पे एक सब्जेक्ट आएगा आपका FACR, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, ये एडवांस पेपर है। और फिर और बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह जब आप स्ट्रेटेजिक लेवल, टॉप लेवल पे जाएंगे, फाइनलिस्ट हो जाएंगे, उस वक्त आपका सब्जेक्ट आएगा CFR, बल्कि इसको AFA भी कहते हैं, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग या एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, ठीक है। इसको कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कहते हैं या एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कहते हैं, AFA भी कहते हैं इसको। तो देखिए ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट है ना, ये बेसिक है। फंडामेंटल किसको बोलते हैं? बुनियाद को। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक, प्रिंसिपल, बुनियाद। यहाँ पे आपने जो अकाउंटिंग पढ़नी है इस लेवल पे,
ये है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब आप ML2 में जाएंगे, मैनेजर लेवल 2, वहां पे आपका पेपर है M4 जिसका नाम है FACR, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। तो याद रखें, जो बच्चे ये पेपर एग्जाम करवाते हैं ना, कॉमर्स वाले भी मैं आपको बता दूं, जिनका इंटर कॉमर्स बैकग्राउंड है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ ICOM में ऐसा सच कुछ पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। दूसरी बात, अभी आप खास तौर पे जो स्टूडेंट आ रहे हैं पिछले 1-2 साल में, वो कोविड से पास होके आ रहे हैं, मतलब वो तो पेपर भी नहीं दिया उन्होंने और वो पास होके आगे आ गए, ऐसा ही है ना। तो देखिए, वो बच्चे जो कॉमर्स बैकग्राउंड रखते हैं, अगर वो अपना ये पेपर एग्जाम करवा लेंगे, एग्जाम तो आप करवा लें, लेकिन अगर वो स्टडी नहीं करेंगे तो याद रखें आगे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है ना, FACR। व्हाट इज FACR? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा जो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बुनियाद जब आपकी अच्छी नहीं होगी तो क्या आगे आप पढ़ सकेंगे? याद रखें, आपके पास 2 किस्म की अकाउंटिंग यहाँ चल रही है, पता है आपको। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 पेपर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, 6 सेमेस्टर है ना, और 3 पेपर आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑपरेशनल लेवल 1। मैनेजर लेवल 1 में आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद जब आप मैनेजर लेवल 2 में जाएंगे, उस पे दोनों सब्जेक्ट हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। ये किसका थोड़ा हाई पेपर है? फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। एक आप पढ़ेंगे मैनेजर लेवल 2 में एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर 2 होगा। फिर जो आखिरी स्टेज आपका कौन सा होगा? स्ट्रेटेजिक लेवल। उसमें आपने ये पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक लेवल 1 में आपने पढ़ना है CFR, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और स्ट्रेटेजिक लेवल 2 में आपने पढ़ना है SMA, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए याद रखें, जिस तरह हम कहते हैं ना, हर जगह पे 3 लेवल होते हैं। अगर नॉर्मल में बात करूं तो हम कहते हैं लोअर लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल। उसको बिजनेस की जबान में कहते हैं ऑपरेशनल लेवल, मैनेजर लेवल और स्ट्रेटेजिक लेवल। तो आपके ऑपरेशनल लेवल जो बिल्कुल लोअर लेवल है, यहाँ बिल्कुल फंडामेंटल्स पढ़ाई जाएंगी। लेकिन जब आप मैनेजर लेवल पे जाओगे तो वहां पे अकाउंटिंग थोड़ी सी आपकी एडवांस हो जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी एडवांस हो जाएगी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एडवांस हो जाएगी। लेकिन जब हाई लेवल पे जाओगे, टॉप लेवल पे, जो आपका आखिरी लेवल है स्ट्रेटेजिक लेवल, तो वहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी। तो याद रखिए, अगर बेसिक वीक होगी, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जैसे आज क्लास में डेफिनेटली कुछ बच्चे अभी नहीं आए होंगे, वो आएंगे सेकंड स्लॉट में, मतलब कम्युनिकेशन की क्लास में और इकोनॉमिक्स की क्लास में, क्योंकि उन्होंने अपना एक अकाउंटिंग वेव करवा लिया होगा एग्जाम इंटर कॉमर्स पे। तो अभी तो उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वो आगे जाएंगे ना, बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगला जो पेपर है ना, मैं अलहमदुलिल्लाह ये पेपर भी यहाँ पढ़ाता हूँ, FACR जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। मेरी क्लास भी ये भी आज थर्ड स्लॉट में यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की। तो उन बच्चों की अभी किसी और सब्जेक्ट की बराबर में क्लास चल रही है, फिर वो सेकंड स्लॉट में पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थर्ड में मैं उनको पढ़ाऊंगा, मेरी सेकंड स्लॉट में कोई और क्लास है यहाँ पे। तो उन बच्चों को काफी प्रॉब्लम होगी वहां जाके, अगर वो यहाँ पे ये चीजें कवर नहीं करते, राइट। तो जो बच्चे इस वक्त क्लास में मौजूद हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले और जिनका पेपर एग्जाम पे, मेरी एडवाइस उनको यही है कि वो क्लासेस लें। मैं आपको सही बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने इंटर कॉमर्स में नहीं पढ़ी हमारे सिलेबस में, आगे जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर ये है कि आप इस सब्जेक्ट को एग्जाम करवा लें, पेपर टेंशन से फ्री हो जाए। लेकिन पेपर में आपने इस पेपर को स्टडी जरूर करना है, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं पेपर स्ट्रक्चर आपको बता रहा था, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। 100% जो आपका पेपर है, ये 2 हिस्सों में ब्रेक है, 70 और 30। 70% पेपर आता है आपका MCQs। MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो 30% आपका रिमेनिंग पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, जिसको MTQs कहा जाता है, राइट, मल्टीटास्किंग क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बाइफिकेशन कैसे होगी पेपर में?
पेपर में आपके पास 45 MCQs हैं। कितने MCQs हैं? अब आप बोलेंगे सर ये 45 में 70 मार्क्स कैसे बाइफिकेट होंगे? तो इसमें 25 MCQs होंगे 2 मार्क्स वाले और 20 MCQs होंगे 1। तो 25 इंटू 2 बोले तो 50, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू, तो 50 प्लस 20 इक्वल टू 70। 45 MCQs होंगे पेपर में, फिक्स है ये 45 MCQs, राइट? यानी उसमें आपने सिर्फ क्या करना है, टिक करना है, कुछ भी नहीं करना। एग्जामिनर इतना मेहरबान होगा कि सवाल के साथ आपको जवाब भी देगा। भाई जवाब सामने ही होगा ना, बस ये कि 4 जवाब होंगे, जो अच्छा लगे आपको उसको आप टिक कर दें। दूसरी बात 3 MTQs है और सिराते मुस्तकीम अगर 3 है 30 नंबर के लिए, तो एक MTQs कितने मार्क्स का हो गया? 10। तो ये टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? 30। 70 प्लस 30 इक्वल टू 100। बहुत स्ट्रेट सिराते मुस्तकीम फॉर्मेट है और 70% MCQs पेपर होगा, 30% MTQs बेस्ड पेपर होगा। पेपर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। पेपर यही होते IT लैब में होते, यहाँ पे IT लैब मौजूद है और जाहिर सी बात है IT लैब में कंप्यूटर गैप से तो रखे हुए, लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, 2-3 स्टूडेंट के अगर कंप्यूटर एक साथ है, लेकिन पेपर तीनों स्टूडेंट के अलग अलग होंगे, ठीक है? MTQs भी अलग होंगे। आपके MTQs कुछ और टॉपिक के हैं, आपके MTQs किसी और टॉपिक से हैं, आपके MTQs किसी और टॉपिक से हैं। MCQs भी अलग अलग होंगे। अपना अपना पेपर ईमानदारी से आपने करना होगा। इन्विजिलेटर मौजूद होते हैं, ठीक है ना? हो सकता है कैमरे की आंख भी आपको देख रही हो। तो बहरहाल पेपर आपका जो होगा वो 2.5 घंटे का होता है, टाइम इनफ होता है और पेपर मुश्किल नहीं होते। मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे। उसका आसान सा देखिए तरीका ये होता है कि आप लोग डे 1 से जो है ना अपनी स्टडी को सिंसियरिटी के साथ कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आपको शायद नेगेटिव फीडबैक भी देते होंगे, शायद आपने सुना भी हो, कुछ बच्चे कहते हैं कि ICM वाले फेल कर देते हैं। सुना है आपने कुछ? बहुत टफ होता है। ऐसा नहीं है। देखिए याद रखिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पीड से भी क्वालिफाई होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से स्टडी की है। अगर आप अपनी स्टडीज के साथ कमिटेड होंगे, सिंसियर होंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह देखिए अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, ठीक है ना? तो आप अपनी मेहनत करें तो रिजल्ट आपको इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। देखिए उसका तरीका ये होता है कि आज डे 1 है ना, और नॉर्मली डे 1 तो मैं ऑलमोस्ट नहीं पढ़ाता, शायद मैं जर्नल डिस्कशन ही करता हूँ। तो हो सकता है मैं आज सिर्फ जर्नल डिस्कशन ही करूँ, अभी आपसे कुछ चीजें और डिस्कस करूंगा। तो कल से मैं स्टार्ट करूं या आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूं। मेरे अलावा सर सबात हैं, शायद वो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे। मिस तस्कीन फातिमा है, वो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी। और भी जो टीचर आपको पढ़ाने आए, तो आपने हर टीचर के जो भी लेक्चर को अटेंड किया है क्लास में, उसको घर जाके रिकॉल जरूर करना है। और कोशिश कीजिएगा 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 4 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। पता है आपको? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। चले संडे फंडे होता है, आप थोड़ा सा तफरी करें, मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपने मेहनत करनी है, चीजों को रिवाइज करना है। असल में स्टूडेंट करते ही क्या है, पूरा सेमेस्टर पढ़ते ही नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। फिर लास्ट के डेज होते हैं ना, फिर कहते हैं यार अगले सेमेस्टर में शुरू से पढ़ूंगा, नया रजिस्टर लेकर आऊंगा। तो भाई आप लोगों को अल्लाह ताला ने इस वक्त मौका दिया है। कहते हैं ना कि इंसान जब तक दुनिया में है तो आपके पास मौका होता है, आप इबादत कर लें, अच्छे अच्छे काम कर लें। तो अभी आपके पास टाइम है। मैं आपको बताऊं, देखिए अभी मेरी क्लास है, आपकी क्लास के फौरन बाद 10:30 बजे FFA की, लेकिन वो पिछला सेक्शन है। पिछले सेक्शन का सेक्शन F था मेरे पास। कोर्स कंप्लीट करवा दिया मैंने ऑलमोस्ट उनका। आज उनको मैं प्रैक्टिकल सेशन करवाऊंगा, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है ना, उसका मॉक सेशन हम करवाते हैं, वेबसाइट पे मौजूद होता है। तो आज मैं इंशाल्लाह वो बच्चों को सॉल्व करवाऊंगा। तो अब मैं देखता हूँ उस क्लास में अभी भी कुछ बच्चे, मुझे लगता है कि उन्होंने पूरा सेमेस्टर सही से
नहीं पढ़ा, क्योंकि टीचर को पता होता है, टीचर सवाल पूछ रहा होता है, जवाब नहीं आ रहा होता, तो फिर वो बच्चे यही सोचते हैं यार अगले सेमेस्टर में शुरू से पढ़ेंगे, नए रजिस्टर लेकर आएंगे, नई कॉपीज। तो भाई आप लोगों के पास तो आज मौका है, अगर आप स्टडी सही तरीके से करेंगे ना, कोई आपको फेल नहीं करेगा। उसका तरीका देखिए ये कि जब आप कोई बुक पढ़े ना, सामने कोई बुक रखें, फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर अकाउंटिंग की बुक है तो अकाउंटिंग की बुक होनी चाहिए। हमारा हाल ये कि हम अकाउंटिंग की बुक सामने होती है, फेसबुक उससे पहले हमारे पास होती है, तो फिर अकाउंटिंग की बुक क्या लोगे ना फेसबुक के, वहां भी मैसेज किसी और को कर दोगे गलती से। तो भाई आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी स्टडीज में कंप्रोमाइज नहीं करना। अकाउंटिंग की बुक पढ़े ना, फेसबुक सोशल मीडिया सब बंद कर दें, इफेक्टिव पढ़े, चाहे आप 2 घंटे पढ़े। अब बाल बच्चे ना पूरा पूरा दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मल्टीटास्किंग हो रही है तो इफेक्टिव नहीं हो रहा, कहीं भी कामयाब नहीं हो रहे। तो याद रखिए थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, राइट। अच्छा, दूसरी बात, ये जो पेपर पैटर्न है ये मैंने कॉपी किया था, आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपको नजर आ रहा है, कुछ थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, मैं अगर कुछ बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर पे आपके पेपर होते हैं लैब में, ये वाला सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, बिल्कुल यही फॉर्मेट होगा वहां पे, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ एमसीक्यूज, हाउ मेनी एमसीक्यूज आर देयर, 45, और एमसीक्यूज कितने हैं, 3। क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 बिल्कुल यही होगा पेपर में, मतलब सवाल अलग होंगे, पैटर्न यही होगा। 45 आपके एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो क्या होंगे, एमटीक्यूज, मल्टीटास्किंग क्वेश्चन। अच्छा, ये मैंने फॉर एग्जांपल पहला एमसीक्यू यहाँ पे, ये मैंने मॉक सेशन से कॉपी किया है, आईसीएमई की वेबसाइट पे मॉक सेशन है, ये टीचर क्लास में भी करवाता है। जो मैंने आपको कहा ना, अभी मैं आज जो मेरा सेशन एंड हो गया है, उन बच्चों को मैं आज प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये लोग अक्टूबर के अटेम्प्ट के लिए हैं, अक्टूबर में इंशाल्लाह ये लोग पेपर देंगे अगले महीने, तो मैं इनको आज से ऑनवर्ड 3 दिन प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीक भी करवा दूं, अभी तो टाइम है इनके पास। तो अब चूंकि मैंने उनको पूरा कोर्स पढ़ा दिया है ऑलमोस्ट, तो अब मुझे प्रैक्टिस करवानी है। तो ये मॉक सेशन में कुछ सवाल दिए हुए हैं, मॉक सेशन भी जब हम चेंज करते हैं ना, ये क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, मतलब वो जब हम यूजर आईडी पासवर्ड से कनेक्ट करते हैं, आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, आपका जो यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपका यूजर आईडी होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी पासवर्ड होती है, ठीक है। तो आप उससे कनेक्ट होके मॉक सेशन पे जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल एक सवाल यहाँ पूछा गया, कैश बुक विद कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम इज कॉमनली रेफर्ड एज कैश बुक 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, या पेटी कैश बुक। अब ये टॉपिक नॉन कॉमर्स वालों ने नहीं पढ़ा, ये तो मैं वैसे ही सवाल सामने है तो आपको बता रहा हूँ। कॉमर्स वालों को पता है इसको 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं, कैश की ट्रांजेक्शन भी है, बैंक की ट्रांजेक्शन भी है, और 3 बातें यहाँ लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल ये कैश, ये बैंक और ये डिस्काउंट, कितने इंपैक्ट आ गए, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने खाली स्क्रीनशॉट पेस्ट किया हुआ है, जब आप एक्चुअल पेपर में होंगे या मॉक सेशन पे होंगे तो आप इस पे जाके टिक करेंगे। अच्छा, जैसे ही आप टिक करेंगे ना, तो टिक करने का मतलब नहीं है कि आपका सवाल हो गया, अभी सवाल नहीं हुआ। ये सबमिट का बटन नजर आ रहा है, सबमिट, इस बटन को आपने प्रेस करना है। जब तक ये मैंने हाईलाइट किया ना, ये देखिए ऊपर देखो भाई, नजर आ रहा है। अच्छा, तो भाई ये सबमिट का जो बटन है ना, ये बटन आपने प्रेस करना है, राइट। जब तक ये बटन आप प्रेस नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन एग्जाम में सबमिट नहीं हुआ है, राइट। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सा सवाल अटेम्प्ट कर लिया है। आप रैंडमली कोई भी सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो मैं कौन से एमसीक्यूज पे हूँ राइट नाउ, 1 पे, ऊपर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं जाना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 पे, ये देखिए, तो मैं क्या करूंगा, 19 पे क्लिक करूंगा कर्सर। अभी तो क्योंकि ये मैंने सॉफ्टवेयर नहीं खोला हुआ, जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब 19 अगर मुझे आसान लग रहा है और मुझे आता है, सॉल्व किया मैंने, उसको टिक कर दिया। टिक करने के बाद अब ये आपके जहन में शायद एक पॉइंट आए कि सर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाले एमसीक्यूज में ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुका हूं। तो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे उस क्वेश्चन का कलर जो है ना, वो डार्क ग्रीन, प्यारे पाकिस्तान का जो कलर है ना, वो कलर उस पर चढ़ जाएगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ,
मैंने ये रात को स्क्रीनशॉट वैसे ही आप लोगों के लिए पेस्ट किए थे ताकि आपको क्लास में थोड़ा सा पेपर पैटर्न दिखाऊंगा। तो मैंने इस एमसीक्यूज को अटेम्प्ट भी किया। अटेम्प्ट करने के बाद एक और स्क्रीनशॉट लिया। अगली स्क्रीन पे देखें आप, क्या आपको ये कलर फिल होता हुआ नजर आ गया? और मैंने अगला क्वेश्चन खोला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? अब आप ये देख रहे हैं, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है और ये कॉमर्स वाले पढ़कर आए। नॉन कॉमर्स वालों आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोग भी पढ़ोगे इंशाल्लाह। अभी तो जनरली बता रहा हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? प्रीपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वी आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक टॉपिक है आपका, आपके टोटल सिर्फ 25 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है? तो सिर्फ 25 चैप्टर्स में से फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलेबस आपके सामने रखूं, ये आपका सिलेबस है, नजर आ रहा है? सिलेबस नजर आ रहा है? मतलब थोड़ा सा ठीक है, फॉन्ट साइज का इशू है, बट आप ये देख रहे हैं फर्स्ट से लेके लास्ट कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब ये 25 में से अगर मैं फॉर एग्जांपल देखें, ये लिखा हुआ है बैंक रिकंसिलिएशन। क्या लिखा हुआ है ये? अब ये जो एमटीक्यूज आया हुआ है वो कौन से टॉपिक से आया हुआ है? जो स्क्रीन में दिखा रहा था, ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। 3 पार्ट है उसके। पार्ट ए 4 उसमें आपके चैप्टर है। पार्ट बी में आपके पास तकरीबन फ्रॉम 5 से लेके 18 तक 14 चैप्टर है। पार्ट सी में आपके पास 7। तो टोटल कितने चैप्टर हैं आपके? 25। अब इसमें से देखिए बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कॉमर्स वाले नहीं पढ़ कर आए। इंटर कॉमर्स में आपने फाइनेंशियल रेशियो नहीं पढ़े, कैश फ्लो नहीं पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं पढ़े, इसके अलावा आप लोगों ने जो है ना कंट्रोल अकाउंट नहीं पढ़े, आप लोगों ने पेरोल अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, सेल टेस्ट की अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, आपने इन्वेंटरीज की अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज नहीं पढ़ा, बैड डेट्स का चैप्टर नहीं पढ़ा, एडजस्टमेंट पढ़ी है, इंटेंजिबल एसेट का चैप्टर नहीं पढ़ा। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें, ये खासतौर पे अकाउंटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं पढ़ा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। आई नो क्या सिलेबस है यहाँ पे इंटर कॉमर्स का, तो मैंने खुद भी इंटर कॉमर्स किया था और वंस अपॉन अ टाइम, और मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह सीए में क्वालिफाइड हूँ और मैं यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह फेलो मेंबर हूँ, ठीक है, एफसीए में हूँ। सिंस 2011 अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 सालों से, और 2010 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से क्वालिफाई किया था, ठीक है। और मैंने भी इन्हीं क्लासरूम में पढ़ा है, बल्कि इनफैक्ट शायद मेरा सेमेस्टर 1 इसी क्लास में था। तो बहरहाल 2010 में क्वालिफाई जब मैंने किया था, उस वक्त मैं जॉब भी कर रहा था। HP आप लोग जानते हैं, जिसके लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, वहां मैंने 3.5 साल जॉब की है। 2008 जुलाई से लेके 2011 के दिसंबर तक, और फिर मैंने रिजाइन कर दिया था 2011 में, टीचिंग शुरू कर दी पैरेलल। टीचिंग में मुझे फिर पर्सनल इंटरेस्ट था, तो मैं सिंस 2011 अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहा हूँ ICMA के अंदर, प्लस तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी आप जानते होंगे शायद TS से, वहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह ACCA भी पढ़ाता हूँ, CA भी पढ़ाता हूँ, और इसके अलावा ये वहाँ पर भी CMA होता है, शायद आपको पता हो, तो वहाँ पर भी मैं पढ़ाता हूँ CMA। इसके अलावा आई एम ऑल्सो MA इकोनॉमिक्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। मैंने साथ में MA इकोनॉमिक्स भी किया था, उससे पहले BCom किया हुआ है, ठीक है ना, BCom से पहले ICOM किया हुआ है, उससे पहले मैट्रिक, ऐसी बात है। तो बहरहाल मेरा खुद बैकग्राउंड भी शुरू से कॉमर्स है, तो चीजें मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से लेके चलनी है। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आप नहीं पढ़ के आते इंटर कॉमर्स में, वो आपके लिए बड़ी जरूरी है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको एक सवाल दिखा रहा था, दिस वन, अब आप देखें इस स्क्रीन पे, ये इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया क्योंकि ये सवाल मैंने वहां पे क्या कर लिया था, अटेम्प्ट। जो सवाल अटेम्प्ट आप कर लोगे उनके कलर चेंज हो जाएंगे। ये तो आपको थोड़ा सा स्क्रीन का इशू है, वरना बिल्कुल डार्क ग्रीन अलग ही नजर आएगा। और अब हमारे पास ये कौन सा सवाल यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है राइट नाउ? अच्छा, अब इसका जो है ना, इसका आंसर तो तुक्के वाला नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है ये पूरा 10 नंबर का सवाल है। तो अब इसके लिए वो आपको नीचे एक फॉर्मेट देगा, और विद इन गिवन फॉर्मेट यू हैव टू गिव द आंसर। आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उस फॉर्मेट पे आपने इसको आंसर देना है, ठीक है। जो MTQs होते हैं, मल्टीटास्किंग क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट करने के लिए उस सवाल के, ये स्क्रॉल अभी नहीं होगा इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ स्क्रीनशॉट है। जब एक्चुअल पेपर आपके सामने होगा, या मैं आपको क्लास में, मेरी आदत है मैं अक्सर क्लास में जो है ना ड्यूरिंग सेशन भी कुछ मॉक सेशन करवाता हूँ, वो इस तरीके से कि जब मैं आपको 2-4 टॉपिक पढ़ा दूंगा,
उसके बाद जो है वो आप लोगों को मैं कहूंगा कि भाई चलें अब ये टॉपिक जो है ना हम थोड़ा सा मॉक सेशन में देखते हैं। तो मॉक सेशन में किस तरह सवाल है, फिर मैं यहाँ कनेक्ट करूंगा क्लास में किसी भी स्टूडेंट की यूजर आईडी पासवर्ड से, मेरे पास वैसे भी ऑलरेडी होती है स्टूडेंट्स की, तो मैं उससे कनेक्ट करके सामने मेरे पास मॉक सेशन आ जाएगा। फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट, प्रैक्टिकली कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, इसका फॉर्मेट कैसे है, हाउ टू गिव द आंसर। तो याद रखें एज पर गिवन फॉर्मेट वी हैव टू गिव द आंसर। हमें खुद से कुछ नहीं लिखना होगा, हम खुद से कुछ लिख भी नहीं सकते क्योंकि वहां जो कुछ है सब कुछ फॉर्मेट बना हुआ है। कॉन्सेप्ट आपको बताना होगा, कौन सी चीज प्लस होगी कौन सी चीज माइनस होगी। तो ये आपका पेपर स्ट्रक्चर है और पेपर मॉडल पेपर मैंने आपको सामने रखा है। इज दैट क्लियर? 45 MCQs, 20 MCQs 1 marks each, 25 MCQs 2 marks, यानी 50 और 20 70 नंबर के MCQs के ऊपर लिखे होंगे ये 2 नंबर का है या फिर अब जैसे ये पहला MCQs था, अब ये इस टाइप के भी होते पेपर में। अब ये तो बहुत ही सिराते मुस्तकील है ना, तो ये 1 नंबर का होगा। ये कितने नंबर का होगा? अब कुछ होंगे, ये तो थ्योरेटिकल है ना, पेपर में कॉम्बिनेशन होगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आपको पता है प्रैक्टिकल है, इसमें प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा है। सारी चीजें हम प्रैक्टिकल से मुराद ये होता है कि आपका न्यूमेरिकल डेटा जहां इन्वॉल्व हो जाए। अब ये सवाल था एक, ये पूरा सवाल क्या है आपका प्रैक्टिकल, इसमें सारा न्यूमेरिकल डेटा यूज हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस, डिपॉजिट इतने पैसे करवा दिए, आउटस्टैंडिंग चेक इतने हैं, चेक गलत लिख दिया आपने, बैंक सर्विस चार्जेस इतने बैंक ने चार्ज कर दिए, एक आपने सरप्राइज परचेज की उसका चेक भी गलत हो गया, चेक आपने 1100 रुपए ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ये जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाए ना, जहां पे आपके पास इन टर्म्स ऑफ करेंसी वैल्यूज आ जाए, तो वो अकाउंटिंग में कौन सा एरिया कहलाता है? प्रैक्टिकल। और जहां पे सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें हों लाइक दिस, तो ये क्या है? थ्योरी। तो थ्योरी वाले जो छोटे छोटे एमसीक्यूज होंगे वो नॉर्मली 1-1 नंबर के होंगे, और जो कैलकुलेशन बेस होंगे जहां पे आपने कैलकुलेटर यूज करना होगा, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी, वो नॉर्मली आपके कितने मार्क्स से होंगे? 2-2 नंबर के। अच्छा, अब इसके अलावा 2.5 घंटे होते हैं पेपर में, इनफ टाइम होता है, मैं कहता हूं मोर देन इनफ होता है। अगर आपने पूरे सेशन के दौरान अच्छे तरीके से पढ़ा है, स्टडी सही की है, तो बड़ी आसानी से आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन के आपने मेहनत की हो। दूसरी बात ये है, जैसा कि मैंने कहा, मेरा प्लान तो यही है कि आप लोगों को फैब के लिए इंशाल्लाह तैयार किया जाए, फैब 2022 इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी टीचर भी आपसे डिस्कस कर लेंगे कि आपकी अटेम्प्ट कौन सी है। दूसरी बात ये है कि ये वाला सेमेस्टर कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होता है। देखिए 2 सेमेस्टर काउंट करता हूं मैं साल में, 6 सेमेस्टर कोई भी टीचर काउंट नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 महीने में कोई सेमेस्टर हो जाए, हो ही नहीं सकता। ये जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कहलाती है, और मैं आपको बता दूं पहले साल में 2 अटेम्प्ट ही होती थी। हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे 2 ही अटेम्प्ट होती थी बस, कोई मतलब ये नहीं कि साल में 6-6 अटेम्प्ट नहीं होती थी। और सारे पेपर जब हम पढ़ते थे कंप्यूटर बेस्ड नहीं होते थे, मैनुअल होते थे। ये तो अभी कोविड के बाद सारा कंप्यूटराइज हो गया, वरना पेपर आपके मैनुअल होते थे सब्जेक्टिव। हमने जब पढ़ा है सारे पेपर हमने सब्जेक्टिव दिए। ठीक है, हमने जब पढ़ा है साल में 2 अटेम्प्ट होती थी। हमारे वक्तों में एक अटेम्प्ट नवंबर में होती थी और एक अटेम्प्ट मई में होती थी। मई और नवंबर 6 महीने बाद। भाई मई के कितने महीने बाद नवंबर आता है? 6 महीने बाद। तो हम एक शेर भी अक्सर कहते थे कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज अ मे। मतलब हम नवंबर की अटेम्प्ट देते थे, फिर मई की अटेम्प्ट आ जाती थी, फिर नवंबर की अटेम्प्ट देते थे, फिर मई की अटेम्प्ट आ जाती थी। लास्ट अटेम्प्ट मैंने दी थी मई 2010 में अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखें, अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और ये सेशन में इसलिए कह रहा था कंपैरेटिवली ज्यादा आप लोगों के लिए सूटेबल है, क्योंकि एक बात तो देखिए ध्यान में रखें, पहला सेमेस्टर है, थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, वो आप एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सेमेस्टर जो है ना, इसलिए कंपैरेटिवली रिलैक्स होता है कि इसमें आपके इवेंट्स बहुत रेयर आएंगे। अगला सेशन आपका फेब के बाद मार्च में स्टार्ट होगा, वो मार्च से लेके फिर कब तक का होगा? तकरीबन सितंबर। अब आप देखिए मार्च से सितंबर के दरमियान पूरा माह रमजान भी आएगा, ईद उल फितर भी आएगी, ईद उल अजहा भी आएगी, मुहर्रम भी आएगी,
14 अगस्त भी, जश्न आजादी, सारी इवेंट्स जितने भी है ना, यानी वहां कुर्बानी के बाद आपकी कुर्बानी होगी, बहुत टाइम है आपके पास, वो सेशन टफ होता है, सही बता रहा हूं मैं आपको। देखो माह रमजान में आपका स्टेमिना इतना अच्छा नहीं होगा पढ़ने का, क्लासेस की टाइमिंग भी थोड़ी सी कम हो जाती है, टीचर भी जाहिर सी बात है वो रमजान में इबादत का जोश थोड़ा ज्यादा होता है, टेम्पो थोड़ा सा कम हो जाता है पढ़ाई के हवाले से, फिर ईद की छुट्टियां आती है, फिर 2 महीने बाद बकरीद, उसके बाद फिर मुहर्रम, उससे बीच में आजकल जश्न आजादी, तो ये सारे इवेंट जो है ना आपके अगले सेशन में आने, ये सेशन कंपैरेटिवली यहाँ पे आपके पास इतनी छुट्टियां नहीं है तो आपको पढ़ने का टाइम अच्छा मिल जाएगा। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला अगर आपका इंप्रेशन अच्छा है, यानी अगर आपने पहला स्टेज, पहला लेवल, पहले पेपर सही तरीके से पास कर लिए तो आपको रूट समझ आ जाएगा और आप आगे इंशाल्लाह आसानी से बढ़ सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें आपके सामने होनी चाहिए, ये सारी चीजें, पेपर पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया है, इवन मॉडल पेपर भी मैंने आपके सामने रख दिया है, ये एक एमसीक्यूज है, इसी तरह जिस नंबर पे जाएंगे बस सवाल यहाँ पे चेंज होगा तो उसके नंबर आपका चेंज होगा, बाकी एज इट इज 4 ऑप्शन होंगे, आपकी मर्जी है रैंडमली किसी भी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें, आपकी मर्जी है, पहले आप एमटीक्यूज अटेम्प्ट करें, इट्स अप टू यू, लेकिन अटेम्प्ट करने के बाद आपने सबमिट का बटन जरूर प्रेस करना है। अच्छा दूसरी बात, फॉर एग्जांपल आपने ये गलत ऑप्शन टिक कर दिया, इसमें सही ऑप्शन कौन सा था? सी था ना, आपने गलती से देखा नहीं आपने और सबमिट कर दिया, फिर आखिर में 2 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो गया, आपके पास आधा घंटा बच गया, अब आपने सोचा यार आधे घंटे में पेपर को जो है ना मैं एक दफा रिकॉल कर लूं, हर सवाल को आप दोबारा देख रहे हैं, आपने देखा यार ये तो पहला सवाल ही गलत हो गया, तो आपने घबराना नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आप दोबारा किस पे टिक कर दो, सी पे टिक करो, और इसको जैसे ही आप सी पे टिक करोगे ना तो ये वाला टिक खुद ब खुद ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लेकिन आपने दोबारा क्या करना होगा, बस आखिरी में जो सबमिट करके आओगे ना वो यानी उसके बाद आप किसी और एमसीक्यू पे जंप करें और दोबारा इस पे आगे देखें तो टिक किस पे लगा हुआ होगा, सी पे लगा हुआ होगा। आपने अगर चेंज किया और उसको सबमिट कर दिया तो चेंज करने के बाद जो सबमिट किया है ना वो आपका एक्सेप्टेबल होगा, इज दैट क्लियर? अच्छा दूसरा ये कि ये पेपर स्ट्रक्चर जो मैंने आपसे डिस्कस जर्नली किया था ये आईसीएमए की वेबसाइट पे भी मौजूद है, राइट, ये मैंने वहां से भी कॉपी किया था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑपरेशनल लेवल 1 फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके कितने एमसीक्यू आएंगे 45, मैंने आपको वो फॉर्मेट भी दिखा दिया, उस पर लिखा हुआ है 20 ऑफ 1 मार्क और 25 ऑफ 2 मार्क्स, 20 + 50 = 70, न्यूमेरिकल असेसमेंट क्वेश्चन जिसको NAQ कहा है, पेपर में MTQ लिखा हुआ होता है, अभी स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया भी, वहां पे MTQ नीचे लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 46, 47 और 48, 3 सवाल होंगे और 10 नंबर का एक है, 30 मार्क्स, टोटल आपके 100 मार्क्स, टोटल टाइम आपको 2 आवर्स और 30 मिनट्स, इनफ टाइम होता है, बहुत आसानी से पेपर आप इस टाइम पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस सब्जेक्ट टू कंडीशन के आपने ड्यूरिंग सेशन स्टडीज सही की हो, यानी आपने बैक टू बैक चीजें पढ़ी हो, टीचर्स ने जो काम आपको दिया हो, होमवर्क को आपने किया हो, टीचर ने जो पढ़ाया हो आपने घर जाके रिवाइज किया हो, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोर्स कंप्लीट करवाना, टीचर अपना काम कर देगा लेकिन ताली दुआ से बचती है, खाली टीचर की एफर्ट से कुछ नहीं होगा, आपने खुद भी मेहनत करनी है, आसान सा फार्मूला है, देखिए डेली बेसिस पे चीजों को पढ़ें और खास तौर पे जब आपका ऑफ डेज हो, आई मीन टू से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसमें आपके पास ज्यादा टाइम होगा, यहाँ पे लाइब्रेरी मौजूद है, अगर घर पे डिस्टर्बेंस है लाइब्रेरी में आके आप पढ़ सकते हैं, एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी है ऊपर, अगर आपने विजिट की हो 2nd फ्लोर पे, वहां पे आप बैठ के बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, स्टडीज कर सकते हैं, लाइब्रेरी में बुक्स की कलेक्शन मौजूद है। अच्छा बुक्स के हवाले से अभी आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी, अक्सर स्टूडेंट पहली क्लास में शायद आपके जहन में सवाल भी आ रहा होगा कि सर बुक कौन सी लेनी है, तो अभी आपने बुक परचेज नहीं करनी, ठीक है, जब तक मैं ना कहूँ, कुछ चीजें मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। अच्छा उसके लिए फॉरवर्ड से मुराद ये कि मैं ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि आज के दौर में ये बहुत जरूरी होता है ताकि स्टूडेंट
और टीचर में जो भी अगर कुछ कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल कभी खुदा ना खास्ता मुझे कहीं जाना है और मैं क्लास नहीं लूँ, तो मैं आपको एक दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई कल मैं बिजी हूँ, कल मैं नहीं आ सकूंगा, ताकि आप लोग सुबह नींद पूरी करके 10:30 बजे आए। ठीक है ना, एक मिसाल ले रहा हूँ। दूसरी बात, समटाइम एक बहुत बड़ा इशू ये भी है भी आज के दौर में, कोविड-19 के बाद जो है ना, क्लासेस कब लॉकडाउन लग जाए कुछ नहीं पता। ठीक है ना, हमारे जो क्या नाम है सिंध के जो हमारे मुराद शाह साहब है, मुराद अली शाह साहब, हाँ, वो कब वफाक के खिलाफ हो जाए और कहें कि लॉकडाउन लगा दें। तो जब लॉकडाउन हो जाता है ना, तो क्लासेस ऑनलाइन हो जाती है, पता है ये बात आपको। और ऑनलाइन क्लास में पढ़ना भी कोई मुश्किल नहीं होता। मैं तो कहता हूँ मुझे ज्यादा मजा आता है ऑनलाइन पढ़ाने में। आप भी घर से बैठ के पढ़े, मैं भी घर से बैठ के पढ़ाऊं, तो उसमें कुछ भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात कि वो क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, लेक्चर आपको मिल जाता है। दूसरी बात ये है, मैं जब ऑनलाइन पढ़ाता हूँ ना, तो मेरा देखिए उसमें प्रोसेस ये होता है कि मैं, चूंकि ये बेसिकली ये पेन टच लैपटॉप कहलाता है, तो इस पे पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं इस पे जो लिख रहा होता हूँ ना, वो आप अगर मोबाइल पे भी क्लास लेंगे ना, तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे वो सब कुछ नजर आएगा आपको। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक चीज यहाँ पे शेयर करूं, देखिए अगर मेरे पास ये कोई लेक्चर जैसे मैं अक्सर रिकॉर्ड करता हूँ, इवन मैं अब जैसे ये लेक्चर है, ठीक है, ये मैंने मंडे को क्लास ली है गालिबन घर से, लास्ट मंडे। अच्छा, अभी आवाज आपको स्लो आ रही होगी क्योंकि हैंड फ्री आप नहीं आ रही होगी ना, हैंड फ्री लगाएंगे तो वो। अब जैसे मैं यहाँ पे एक मिसाल आपको देता हूँ, अब ये देखिए, ये मैं इसमें अगर कुछ ये लिख रहा हूँ ना, तो ये आपको सब स्क्रीन पे एज इट इज, अब ये सवाल स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही है, या मैं आगे जाके कुछ फॉर एग्जाम्पल देखें ये लिख रहा हूँ, तो ये इस तरीके से देखें, यहाँ टीचर जो कुछ भी लिख रहा होता है ना, वो स्क्रीन पे आपको सब कुछ नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिएगा, मैं यहाँ ये स्टूडेंट कैलकुलेशन कर रहे होंगे, उनसे मैंने पूछा है, अब वो आंसर देंगे तो मैं यहाँ लिखूंगा। तो वो आपको ऑलमोस्ट चीजें जो है ना, ऑनलाइन भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ये तो अब देखिए जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राइट, तो ये जनरली मैंने आपसे जो है वो एक बात डिस्कस की है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी क्लासेस कन्वर्ट हो जाती है ऑनलाइन सेशन में, तो भी आपने घबराना नहीं है, और उस पर भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ऑल इज वेल, पहले से तब्दीली आ गई है और आ भी रही है। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आगे फिजिकल क्लासेस चलती रहे। लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास होती है तो उसमें टीचर क्या करता है कि आपको जो है ना वो क्लास का लिंक ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देते हैं, उस लिंक पे आप क्लिक करके जूम पे क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि मैं ऑलमोस्ट टॉपिक वाइज आप लोगों को हैंड आउट दूंगा, वो हैंड आउट ग्रुप में शेयर करूंगा, पीडीएफ फाइल दूंगी, वो पीडीएफ फाइल आपके पास, आप चाहे तो उसकी कॉपी भी करवा सकते हैं। उसका एक तरीका ये भी होता है कि यहाँ एक बुक स्टॉल है करीब में, अल जामिया बुक स्टॉल, शायद बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। यहाँ से आप मेन रोड पे जाएंगे, सीधे हाथ पे सीएनजी पंप है, वहीं पे अगर आप सर्विस रोड पे जाए थोड़ा सा आगे, एक अल जामिया बुक स्टॉल है, बहुत मशहूर दुकान है। तो अक्सर टीचर क्या करते हैं, मैं भी अक्सर ये मेरी प्रैक्टिस है कि मैं अपना हैंड आउट ग्रुप में तो फॉरवर्ड करता हूँ, पीडीएफ मैं अल जामिया वाले को भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब उसका फायदा क्या होता है कि वो प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेता है। अब आप जाएंगे, आप बोलेंगे सर जीएम ने, सर जीएम कहते हैं अक्सर लोग, जीएम मतलब गुलाम मुस्तफा नाम है मेरा, तो इसलिए, तो आप उनसे जाके कहेंगे सर जीएम के हैंड आउट, तो वो आपको चैप्टर वाइज दे देगा। तो अगर आपको प्रिंट निकालने में इशू है, क्योंकि हर बंदे के पास प्रिंटर नहीं होता, तो आप प्रिंट वहां से करवा सकते हैं, वो बड़ी लो कॉस्ट पे आपको, जो नॉर्मल फोटो स्टेट की प्राइस होती है उस पर आपको दे देता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि वो मैं आपको पीडीएफ ग्रुप पे फॉरवर्ड भी किया करूंगा। इसके अलावा जो बुक्स वगैरह है, कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए हमारी अपनी वेबसाइट पे बुक्स भी मौजूद है, जो मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा। देखिए ये रही, ये आपको नजर आ रही है बुक, मैं एक मिनट, ये आपकी फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टडी टेक्स्ट, ये स्क्रीन पे राइट नाउ आप देख रहे हैं,
फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टडी टेक्स्ट। अब ये जो है इसमें ये पीडीएफ फाइल है, ये अराउंड 391 पेजेस की बुक है, ठीक है। तो ये बुक भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इसमें आपकी जो भी है वो चैप्टर, ये सारे इसमें जो उसके चैप्टर वाइज, फिर आगे आप कलरफुल बुक है, खूबसूरत बुक है, आप देख लीजिएगा इसको। बहरहाल तो इसके अलावा मैं कुछ और बुक्स भी है वो भी आपको फॉरवर्ड करूंगा। याद रखें यहाँ पे एक बुक नॉर्मली फॉलो नहीं होती, लेकिन ये कि फिलहाल जो है ना, अभी आपने बुक खरीदने में जल्दी नहीं करनी, इसी को ध्यान में रखिएगा। अभी आपने बुक परचेज नहीं करनी। मैं आपको क्लास में खुद ही शुरू में हैंड आउट दूंगा चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 के हैंड आउट, चैप्टर 2 के हैंड आउट। तो आपने क्या करना होगा, हैंड आउट की अगर आप चाहें तो अलजामिया से फोटो स्टेट ले लिया करें जाते वक्त, या फिर आपके पास एटलीस्ट सेल फोन पे उसकी सॉफ्ट कॉपी मौजूद होगी, ठीक है। और मैं वो सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन पे शेयर भी करूंगा, लैपटॉप में होती है मेरे पास, तो पढ़ाते हुए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर किसी के पास नहीं है तो वो सामने एटलीस्ट देख ले। टॉपिक वाइज मैं आपको इंशाल्लाह हैंड आउट दूंगा। इसके अलावा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। कुछ पास्ट पेपर भी मौजूद है। पास्ट पेपर से मुराद जब पेपर सब्जेक्टिव होता था, अब चूंकि पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो अब वो पेपर वेबसाइट पे नहीं आता, पहले पेपर वेबसाइट पे आते थे। अच्छा, ये जो एफएफए का पेपर है ना, ये तकरीबन 2016 से ऑनवर्ड आपका कंप्यूटर बेस हो गया है। 2016 से पहले ये पेपर आपका कंप्यूटर बेस नहीं था, राइट। 2016 से पहले जो है ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होता था। तो पहले के जो पेपर्स हैं वो आपके पास राइट नाउ मौजूद है, ठीक है, उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी भाई, यहां तक सबको क्लियर है जो बातें मैं कर रहा हूँ? कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चन? किसी के जहन में कोई पॉइंट, कोई बात आ रही हो? जी, कोई सवाल पूछना हो किसी को? जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं? क्यों भाई, एक बात याद रखना, सवाल पूछना आपका बेसिक राइट है, और आपने सवाल पूछने में कभी शर्माना नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हो और आपके सवाल जो कि मेरे लेक्चर से रिलेट करता हो, उसका जवाब देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आपका राइट है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी बात आपको नहीं समझ आए, खास तौर पे जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं अकाउंटिंग क्या होती है, और अकाउंटिंग आपका कोर सब्जेक्ट है, ध्यान में रखिएगा। यू आर गोइंग टू बी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है ना। तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटेंसी की फील्ड में आ चुके हैं, प्रोफेशनल अकाउंटिंग आप पढ़ने जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक नई दुनिया है। तो जो सवाल भी आपके जहन में आए, जो भी पॉइंट आपके जहन में आए, तो आपने पूछना है। छोटी से छोटी बात भी अगर आपके जहन में आए ना, तो आपने पूछना है। आपने शर्माना नहीं है कि यार वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा या क्या सोचेगी। भाई, आपने शर्माना नहीं है, आप सब यहाँ सीखने के लिए आए। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब तक आपका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। सवाल जरूर पूछिएगा, सवाल पूछना आपका राइट है, जवाब देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो भाई ये कुछ बातें तो हो गई, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा स्टार्ट ले लेते। ब्रीफ इंट्रो तो मैंने आपको दे दिया। पेपर स्ट्रक्चर आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है, मैं बता भी चुका हूँ, बड़ा स्ट्रेट है। सिर्फ 48 क्वेश्चन है, 45 एमसीक्यूज और 3 एमटीक्यूज, मल्टीटास्किंग क्वेश्चन। 10-10 नंबर के 3 सवाल होंगे। और एमटीक्यूज के कुछ चैप्टर फिक्स हैं, वहीं से आते 8-9 चैप्टर है आउट ऑफ 25। उन्हीं टॉपिक में से हो सकता है इनके किसी और 3 टॉपिक के आ जाए, इनके किसी और 3 टॉपिक के आ जाए, ये भी पॉसिबल होगा। ये इस पीसी पे बैठे हुए कोई स्टूडेंट कोने वाले पीसी पे, इन दोनों का पेपर सेम भी होगा, लेकिन बहुत डिस्टेंस के साथ, ठीक है। और पेपर चूंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, तो सबका एक दिन में नहीं होता, सेम टाइम पे भी नहीं होता। पेपर 2 या 3 शिफ्टें होती हैं पर डे, और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जवाब, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो है वो पेपर होगा। यानी
अगर आपका पेपर जो है वो सुबह है पहली शिफ्ट में, या आफ्टरनून शिफ्ट में, या इवनिंग शिफ्ट में, 3 शिफ्टें होती है नॉर्मली। अब हो सकता है किसी का पहली शिफ्ट में हो, किसी का थर्ड शिफ्ट में हो सकता है किसी स्टूडेंट का नेक्स्ट डे हो। तो पेपर आपका बिकॉज के जाहिर सी बात है लिमिटेड स्पेस होती है आईटी लैब में, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, तो पेपर आपके एक एक पेपर 2-2 3 दिन चल रहे होते हैं। पेपर के तकरीबन विद इन अ मंथ आपका नाम है अमाल बजरिया व्हाट्सएप, बजरिया व्हाट्सएप तो नहीं सॉरी, नॉर्मल जो मैसेज होता है थ्रू एसएमएस जो है ना वो आपको दे दिया जाता है, और आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के एसएमएस देखें। सिर्फ 50 नंबर लेने आप पास हो जाएंगे, 50 पासिंग मार्क्स बस। यानी आप 100 नंबर के पेपर में 50 गलतियां भी कर सकते हैं, इतना ज्यादा मतलब रिलैक्स आपको दिया जाता है। 50% पासिंग मार्क्स है, लेकिन याद रखना 49 इक्वल टू 49 होगा, ठीक है। मैं तो एक बात कहता हूँ 49 इक्वल टू 0, 50 इक्वल टू 100। 49 वाला भी फेल है, 0 वाला भी फेल है, 50 वाला भी पास है। और पहली तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पहला स्टेप 50, उसके बाद फिर आगे खेलें जितना खेलना है, लेकिन 50 स्कोर करना मैं कहता हूँ कोई इशू नहीं है। जो बच्चे कहते हैं ना यार हम फेल हो जाते हैं या मसला है, देखिए मसला उनके साथ है। कुछ बच्चे आपको कहते हैं यार ये जो है ना फेल हो गया, आप फेल वाले को क्यों देख रहे हैं, आप उसको देखें जो पास हुआ है। ऐसे भी होते पोजीशन ले आते हैं यहीं से माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान से टॉप कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भी कई स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से गुजरे हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह टॉप की है। तो देखिए याद रखें ये चीजें जो है ना, आप अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कोई आपको जानबूझ के फेल नहीं करेगा, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करें फिर आप कहते हैं यार 49 आ गए, व्हाई नॉट 50। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। एक केस मैंने देखा था, मेरा एक स्टूडेंट था बेचारा, लेवल 4 पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है एडवांस वाली और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत मुश्किल पेपर है दोनों। वो दोनों पेपर दिए उसने एक अटेम्प्ट में, एक ही अटेम्प्ट में, दोनों पेपर में ही गॉट 49 मार्क्स। और मैं कभी मौका मिला तो इस वाले लैपटॉप में नहीं, मेरे पास एक और लैपटॉप है, उसमें मैं कभी कभी उस पर पढ़ाता हूँ, तो उस लैपटॉप में मैंने उसका स्क्रीनशॉट सेव किया हुआ है। जब उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा रिजल्ट का, फिर मैंने वो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने लैपटॉप में सेव कर लिया। कभी कभी मैं स्टूडेंट को क्लास में दिखाता हूँ, तो वो इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा एक वो कि नहीं यार पढ़ना है। और अभी मैंने कहा ऐसे स्टूडेंट भी है, इवन ऐसी फीमेल स्टूडेंट भी यहाँ से गुजरी है, पूरा आईसी में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके निकल ली। एक स्टूडेंट यहाँ पे होती थी, मैंने उसको 2012 में पढ़ाया था, जब मैं बिल्कुल इनिशियल यहाँ था, सैयदा सना बतूल, मतलब इतनी ब्रिलियंट थी माशाल्लाह, उसने पूरा सीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। और पता नहीं आउट ऑफ जो आपके पेपर है 18, उसमें से मोर देन 50% पेपर में पूरे पाकिस्तान में टॉप किया उसने माशाल्लाह। और उसके फौरन बाद उसने यहाँ पढ़ाना भी शुरू किया था, क्वालिफाई होने के बाद 2-3 साल यहाँ पढ़ाया। उसके बाद वो पिशावर से बिलोंग करती थी, तो वो पिशावर चली गई, अब वो पिशावर कैंपस में पढ़ा रही है इसी में। तो देखिए बात ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे, उसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला मैं आपको कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आप पूरा दिन पढ़े, आप 8 घंटे पढ़े नहीं, 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, लेकिन इफेक्टिव पढ़े। इफेक्टिव कैसे होगा कि जब आप अकाउंटिंग पढ़े तो बाकी बुक्स को आपने बिल्कुल बंद करना है, इकोनॉमिक्स पढ़े तो बाकी बुक्स को आपने बंद करना है, कोई और आप अगर पढ़ ले सब्जेक्ट तो आपने बाकी चीजों को बंद करना है, ताकि आपकी स्टडीज जो है ना वो सही तरीके से चल सके, राइट।